आज भी हमारे गांव में कहते हैं लड़कियों को 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ा दो। ज़्यादा पढ़ा के क्या होगा, करना तो शादी है, बनाना खाना है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपेंद्रजीत सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक श्री रुद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दिलंकादहन.com पर। क्या कहेंगे आप महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप को हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। जी। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बिना शिक्षा के किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है, निश्चित तौर पे, चाहे चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो। और बिना शिक्षा के उसकी परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक हम तो नारी सशक्तिकरण या कह लीजिए महिला शिक्षा का मैं काम कर रहा हूँ और विगत पिछले कई वर्षों से मैं महिला छात्रावास का भी संचालन कर रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा से 2019 से मैं ऐसी जगह पर महिला कॉलेज का संचालन कर रहा हूँ जहाँ बहुत दुरूह था और यहाँ लड़कियाँ इंटरमीडिएट के बाद उनके लिए आगे की शिक्षा जो है यहीं समाप्त हो जाती थी। इस सब को सोच करके मैंने ऐसी जगह पर शुरुआत की जहाँ की बहुत मुश्किल था काम करना, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कार्य शुरू हो गया और चल रहा है। और दूसरा साल है, चूँकि जैसे ही हमने महाविद्यालय शुरू किया है वो कह लीजिए कोरोना काल में ही हमारी शुरुआत हुई है। महिला महाविद्यालय क्यों, पुरुषों को आपने दरकिनार कर दिया? देखिए, महिला, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। महिला कॉलेज इसलिए हमने शुरू किया है जी कि जब महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। अगर पुरुष शिक्षित होगा तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा। इसलिए महिलाओं के लिए जो है तो महिला शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। जब वो शिक्षित होगी तो घर के सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे। हम इसी में आपको बताना चाहेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि मुझे अगर शिक्षित माताएं दें तो मैं आपको एक शिक्षित राष्ट्र दे दूं। और उन्हीं का सेना नायक नेपोलियन का दूसरा कथन है, उन्होंने कहा कि बालक के विकास, जो उसके चरित्र का निर्माण है, वो माताएं ही होती हैं। तो इसलिए महिला शिक्षा के लिए जो है हमने प्रयास किया और देखा। दूसरा, इस क्षेत्र में शायद शहर से बहुत दूर है और प्रयागराज से शायद ये प्रयागराज का अंतिम गांव है, ब्लॉक का अंतिम गांव है और ये तहसील का अंतिम गांव है। और दूसरी तरफ हमसे सटा हुआ जौनपुर है और वो भी काफ़ी दूर है। तो यहाँ से छात्राओं के लिए 15 किलोमीटर के सराउंडिंग में कोई महिला कॉलेज नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे हमने महिला कॉलेज खोलने का अपना जो है निश्चय किया है। जब आपने सोचा कि ऐसा कुछ शुरू करे तो बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, तो कैसे आप इन समस्याओं से आपने निजात पाया और किस तरीके से शुरुआत रही? देखिए, यहाँ मूलभूत आवश्यकता जो है बिजली, पानी, सड़क की, जो बिल्कुल नहीं था। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय मैं एनओसी के लिए अप्लाई किया और अपना काम शुरू किया बाउंड्री का, तो गांव के लोगों या बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो फंस गए हैं, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है और कैसे होगा। मैं विगत कई सालों से मैं बहुत लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया कि नहीं, वो तो जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा क्या करेंगे। दूसरा आदमी होता छोड़ के भाग जाता। लोगों ने ये भी कहा कि शायद छोड़ के भाग जाएं यहाँ से और ये चला नहीं पाएंगे कॉलेज, क्योंकि रास्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और 3 तरफ वरुणा नदी है और एक तरफ रेलवे लाइन है। तो हमारे गांव को लोग लंका तक कहा किया करते थे और बड़ी उपेक्षा हुआ करती थी। और यहाँ के लोग यहाँ शादी विवाह अपनी लड़कियों का नहीं करना चाहते थे, सोचते थे कि गाड़ी साधन नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए मैंने कई साल, हम अकेले उसका श्रेय नहीं लेना चाहेंगे, हमारे साथ गांव के भी लोग थे और हमने भागीरथी प्रयास करके PWD, आप देख रहे हैं कि 4.25 मीटर पक्की सड़क हमारे गांव तक के लिए बना रही है, जिसके लिए मैंने ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने ऑनलाइन आवेदन किया था और भावनात्मक मैंने पत्र लिखा। उसके बाद जो है यहाँ ब्लॉक तक वो आया। उसके बाद PWD के लोगों ने हमको फ़ोन किया और संयोग से पास हो गया और आपके सामने ये कार्य चल रहा है। तो रास्ते की समस्या हल हो गई है और हम भी विद्यालय को जो है अब चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छा, चूँकि रास्ते की समस्या हल हो गई तो हमारे यहाँ संख्या भी बढ़ जाएगी और उनको गुणवत्तापरक शिक्षा दें और व्यावसायिक शिक्षा दें। महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं जी। लोगों की धारणाएं कैसे बदलेंगी? उन्हें लगता है 10th पढ़ा दिया, 12th करा दिया, BA में एडमिशन करा दिया, लेकिन इस कॉलेज नहीं जाना है, केवल एग्ज़ाम देने जाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है हमारे पीछे होने का, गाँवों के पीछे होने का। अगर बेटियों को, बहनों को एक उचित शिक्षा मिल पाए और सही रास्ता मिल पाए तो कहीं ना कहीं जब बात आती है उनकी शादी की, बात आती दहेज की, तो शायद कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो दहेज के लिए बात करे।
देखिए, ऐसा है, सरकार की भी मंशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें सरकार की मंशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रही है और वो ये स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे टीचर्स हो जाएं, सारे आईएएस हो जाएं, सारे पीसीएस हो जाएं। जिसके अंदर जो हुनर है, हुनर के हिसाब से सरकार व्यावसायिक शिक्षा दे रही है। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि जो इंटर के बाद की बात है, मैं सारे गार्जियन के पास मैं जाता हूँ, उनको समझाने की भी प्रयास करता हूँ। कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति गांव में बहुत कमज़ोर है और सरकार भरपूर खैर स्कॉलरशिप दे रही है। इस बार तो दिक्कत हुई है कि उनका आधार और हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उससे टैली हुआ है, तो उन्हीं लोगों का आया है। लेकिन अगली बार जो उनके अभिभावकों ने गलती किया और उसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, वो मैंने सोचा है कि उनके आधार और मार्कशीट का करेक्शन मैं अपने कॉलेज में बुला करके आधार वालों से करवाऊँगा कि जिससे वो जो है उसका समुचित लाभ उठा पाएँ। और अभी बीच में हमारे यहाँ एक बच्ची थी, वो उसके घर के बीए पार्ट 1 में किसी तरह तो उसने कर लिया, सेकेंड ईयर में उससे कहा हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा बहुत सारे पैसे हमारे अनावश्यक चले जाते हैं और जब उससे मैंने ये कहा कि तुम्हारी फ़ीस मैं जमा करूंगा अगर तुम्हें उसकी पूरी घर की आर्थिक स्थिति हमने पता किया, तो हमने कहा अगर नहीं जमा कर पाओगी तो मैं जमा कर दूंगा। तो उसके चेहरे की जो चमक थी मुझे बड़ी सुकून दिया और इतना अच्छा लगा मुझे कि नहीं, कहीं न कहीं मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे शिक्षा कहीं ना कहीं अब व्यापार बन चुका है। क्या आपके लिए व्यापार है शिक्षा? देखिए, कमाना चाहते हैं आप? नहीं, पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, पैसा से कोई दूर नहीं है, चाहे वो साधु सन्यासी हो। हर आदमी उसकी इस समय महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है और कोई यह कह दे, बाहर से इनकार करे कि नहीं हम तो साधु हो गए हैं, हम नहीं पैसा चाहते हैं, तो ये गलत बात है। हाँ, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम उतना चाहते हैं जिससे हमारी संस्था और हम संस्था चलाने के लिए भाई हमें टीचर रखने पड़ रहे हैं, जो प्रोफेसर आ रहे हैं हमारे उनको पैसा देना है, स्टाफ को पैसा देना है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करनी है, तो उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत है। लेकिन हम अगर किसी अभिभावक और किसी उसका शोषण करके और उसके लिए हम काम करें तो ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो शिक्षा व्यवस्था आप यहाँ पे दुरुस्त कराएंगे या फिर बच्चे केवल एडमिशन करा के यहाँ से चले जाएंगे, वो केवल यहाँ पे आएंगे और नकल वकल जो सिस्टम हर जगह चल रहा है ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको शुरू में भी शायद मैंने पिछले हमारा यूट्यूब पे भी है, आपने देखा होगा, अगर एन केन प्रकारेण अगर वो किसी तरह बीए कर भी लेते हैं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार अभिभावकों को समझाया है कि वो करके जाएंगे कहाँ। तो अगर गुणवत्ता परक शिक्षा होगी, अगर वो पढ़ाई करके ले रहे हैं तो चाहे जिस क्षेत्र में जाएँ, कंपटीशन है, हर जगह परीक्षा है, वहीं फेल हो जाएंगे। और जब फेल हो जाएंगे तो बच्चों के अंदर जो है वो आत्मग्लानि पैदा होगी, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। रही बात हमारी, तो हम पूरी तरह से शहर से ला करके शिक्षकों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनको मैं उनकी जो है विकास के लिए मैं लगा रहा हूँ। अभी और कितना संघर्ष बाकी है, कितना और संघर्ष करना पड़ेगा आपको इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए? देखिए, ये जो समय चल रहा है वैश्विक महामारी का, दुर्भाग्य मेरा है कि मैं वैश्विक महामारी के बीच में ही हमारे महाविद्यालय का अभ्युदय हुआ, या कह लीजिए मैंने संचालित किया है, जिसको कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात है। लेकिन हमने उसमें भी हार नहीं मानी और पूरी तरह से मैं पूरी तन्मयता के साथ लग करके जितना हो सकता था मैंने बुला करके टीचरों से क्लास कराना, उनको नोट्स उपलब्ध कराना और मैंने छात्राओं का पूरा एक व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बनाया है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देना, कैसे क्या करना है, तो वो मैं बीच बीच में उनको मैं सजेस्ट करता रहता हूँ और कैसे क्या करना है। दूसरा, जो सरकार की मंशा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं व्यावसायिक शिक्षा के हिसाब से उन छात्राओं को दूं। जैसे तमाम घरेलू उद्योग हैं, जो बच्चे अपना, जैसे आपने कहा कि शादी विवाह, और एक प्रश्न आपका था इसके पहले कि वो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये होगा कि अगर वो घर पे हैं या उनके अंदर अगर एक स्किल डेवलप्ड हो गई तो घर पे या शादी विवाह के बाद भी जाकर के अपने एक उद्योग को अपने घर पे और अपने बच्चों के साथ अपना उसका काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इस पर सरकार के साथ जो है कदम से कदम मिलाने का हम भी प्रयास करेंगे। कितना मुश्किल था सब कुछ शुरू करना? बहुत मुश्किल था, आप समझ लीजिए बहुत टेढ़ी खीर थी और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बिल्कुल टूट जाएंगे। और एक चीज़ और था कि जब आप बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो निश्चित है कि ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, अल्पता, न्यूनता और तमाम समस्याएं इतनी आ जाती हैं और लगता था कि जैसे अभी हम टूट जाएंगे।
और अभी हमारा सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमारा खो जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति आई, लेकिन अगर नीयत ठीक है तो ऊपर वाला किसी न किसी को भेज देता है, मित्रों और रिश्तेदारों को, उनसे हमें कहीं ना कहीं सहयोग मिला, जिससे हम संभल गए और आगे हम पूरे उत्साह के साथ लगे हैं कि हम जो है यहाँ पे जितना डेवलपमेंट कर सकें उतना हम कर रहे हैं। क्या कुछ बदलना चाहते हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ बड़ा करना चाहते हैं? बड़ा मैं ये करना चाहता हूँ कि लोगों से हट करके बच्चों का जो उनके अंदर जो हुनर है वो मैं यहाँ उनको डेवलप करना चाहता हूँ। ये ग्रामीण क्षेत्र है। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक बच्ची का एडमिशन ऐसे हुआ है कि जो बीएचयू का एंट्रेंस क्वालिफाई की है, लेकिन वहाँ अपने आर्थिक स्थिति की वजह से हमारे यहाँ एडमिशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे सब शहर जाकर के पढ़ें तभी कुछ हो सकता है। उनको ये मैं बताने का प्रयास करूँगा कि तुम्हारे पास जो स्किल है वो यहाँ अपने आप को डेवलप करके आगे लक्ष्य को हासिल कर सकती हो। ज़रूरी नहीं कि हम शहर जाएं, और अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो वहाँ चला गया है और उनके मन में किसी तरह से ग्लानि न हो। वो गांव में रह कर के सफलता प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा ये मानना है कि ये दिखे, ये ज़मीनी हकीकत दिखे कि गांव में रह कर के वो कंपटीशन क्वालिफाई कर रही हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम पास कर रही हैं, और ये मेरा सपना यही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है बेटियों के लिए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरू से रहा है। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत बड़ा महत्व था, और तमाम ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं, गार्गी हैं, सीता हैं, सावित्री हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं। प्राचीन काल में जब जाति और वर्ण की व्यवस्था नहीं थी, उस समय यही महिलाएं परंपरा को आगे लेके आती थी। और उस समय आज की अपेक्षा प्राचीन काल के जब इतिहास को देखता हूँ तो स्त्रियों का आज से उस समय ज़्यादा महत्व था। और दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और देखा है, जैसे शुरू में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा कि मानवता का विकास तभी संभव है जब महिलाओं की शिक्षा होगी, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि हम अगर किसी एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करेंगे तो वो अकेले शिक्षित होगा, तो हमें पूरा परिवार जब शिक्षित करेंगे। हम एक छोटी सी बात करते हैं, अभी हमें किसी से बात हो रही थी मेरी, जैसे दहेज प्रथा की बात हो रही थी। बड़ी समस्या आती है, लोग शादी करने जब जाते हैं तो मैंने देखा है कि ये तो घर घर की समस्या। हाँ, घर। तो अभी एक हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लेन देन को लेकर के शादी तो हो जाती है दहेज को लेकर के, लेकिन जो आत्मीयता और जो प्रेम उस परिवार से हो पाता है वो नहीं हो पाता है। मतलब वो जुटना नहीं, कहीं ना कहीं हाँ छूट जाता है। अगर वो महिला शिक्षित होगी, हमें बहुत दुख की बात है कि एक महिला दूसरे महिला का ही जब ये इस तरह से है, अगर वो सही मायने में अगर शिक्षित है तो वो निश्चित है कि वो पूरे परिवार का डेवलपमेंट करेगी। और जो दहेज प्रथा जैसी है, तमाम लोगों ने कहा कि भाई हमने तो अपनी बेटी को दिया है तो हम अपने लड़के को क्यों न लें। एक मानसिकता ये बदलनी चाहिए। कहते हैं कि हमने तो भाई 10 लाख रुपए दिया अपनी बेटी की शादी में, और हम जो है अपने लड़के को जो है लड़के की शादी में लेंगे। अब हमने ये देखा कि जिसके पास बेटी है वो बेचारा दहेज के लिए 5 साल पहले से प्रयास कर रहा है। मतलब एक ये देखिए, तो जो नारी सशक्तिकरण की जो व्यवस्था है वो आगे कहाँ से आ पाएगी, वो सशक्त कहाँ हुई। सशक्तिकरण का मतलब ये है कि जब समाज में पूरी तरह से वो सशक्त हो जाए, जब ये भावना हट जाएगी तब उस नारी सशक्तिकरण की परिकल्पना आपकी आ पाएगी। निश्चित तौर पे क्षेत्रवासियों से कैसा मदद चाहते हैं अगर वो करना चाहें? तो नहीं, क्षेत्रवासियों का पूरा हमारे पास उनका हमारे प्रति पूरी संभावना वो संवेदना रहती है, और सारी चीज़ें हैं। अभी गांव में ही हमारे यहाँ एक बेटी की शादी थी और बरसात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज का आपका पूरा कैंपस चाहिए था। मैंने अपने संसाधनों से हमने पूरी मदद किया है। अभी जल्द ही शादी संपन्न हुई उनकी। तो मैं गांव के लोगों की हमारे प्रति सहानुभूति, और मैं गांव के लोगों का भी पूरा मैं सहयोग करता हूं। और सारा एक दूसरे के सहयोग से समाज नहीं चल सकता है, सबका सहयोग होगा। जैसे भाई एक नारा है एक पार्टी का, कह लीजिए कि सबका साथ सबका विकास, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि जो बेटियां हैं,
जो लड़कियां हैं उनकी फ़ीस सरकार, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो फ़ीस नहीं दे पा रही हैं और वो पढ़ाई छोड़ना चाहती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए कुछ उनका एक निर्धारण कर दिया जाए कि वो बेचारी पढ़ लें और उनके आगे आगे चल कर के उनका जो है भविष्य निर्धारित हो सके। इस तरीके से पंजाब में बेटियों की शिक्षा को माफ़ कर दिया गया है, अगर ऐसा पहल उत्तर प्रदेश में उठाया जाए तो? नहीं, निश्चित रूप से बहुत सारी बेटियां जो फ़ीस के लिए छोड़ देती हैं कॉलेज, तो निश्चित है वो आगे उच्च शिक्षा में उनका आगे बढ़। जिनके पास फ़ीस नहीं है, आप पढ़ाएंगे ना उन्हें? नहीं, उनका तो मैं कर ही रहा हूँ, उनका मैं कर रहा हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि तुम अगर देने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि बहुत सारा धन अनावश्यक अपव्यय हो गया है और हो जाता है लोगों से, हम उसको रोक करके अगर किसी अच्छे कार्य में हम लगा दे रहे हैं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे। अंततः आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और ख़ासकर भारत के छात्रों और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि इस आज वैश्विक महामारी में हमारे बहुत से सारे छात्र जो अवसाद से ग्रसित हैं और इस समय उनकी जो स्थिति है, जो भविष्य है, वो काफ़ी कुछ वो अपने आप को बहुत निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी कहना था कि परीक्षाएं होती रहेंगी अगर जीवन होगा, निश्चित है उनका कथन बहुत अच्छा है कि परीक्षाएं होती रहेंगी, एग्ज़ाम यही ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर जीवन है तो अनंत संभावनाएं हैं और जीवन में अनंत संभावनाएं हैं और इस जितने समुद्र मतलब कह लीजिए जितनी बूंदें हैं उतनी संभावनाएं हैं। तो हमें किसी तरह से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और हमें आगे के लिए जो है इस कार्य को मतलब अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए और जीवन है तो बहुत सारी परीक्षाएँ आदमी पास कर लेगा। तो अभी आप रुद्र प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, रेयर केस में ऐसे लोग मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को समर्थन दीजिए, सपोर्ट करिए, देखते रहिए दिलंकादहन.com।